किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शका ने राम राम। दर्शक भाई बहनों, किया करे है कि पानी घीसू मूंगो आ है साची बात। क्या करे है घी बिना तो फिर भी सर जाए है, पर पानी बिना तो मर जाए है। तो आ बिल्कुल साची बात है कि जल जीवन है। जल अपना जीवन को वो अमूल्य धरोहर है जी का बिना आपा जीवन की कल्पना भी को नहीं कर सका। तो वो जो जल है इको संरक्षण किया करा, इको संचयन किया करा और सगला का जीवन में खुशहाली किया लेवा। इकर पर ही आज चर्चा खातर में चौपाल में था के सामा आया हाँ और थांसु बातें करस्या और ऐसे अगली बातें बतावा की खातर अपने साथ कार्यक्रम में आज पधार्या है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप संयुक्त निदेशक है उद्यान और सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ है। तो अब आपा जाना कि आपा जो जल की बात कर रहे हैं, पहली तो सबसे पहली आपा वो जान लिया कि आज प्रदेश में जल की स्थिति कहीं है। तो राजेंद्र जी मैंने बताओ कि आज प्रदेश में जल की स्थिति कहीं है। देखिएगा, सदियों से हमारा प्रदेश है उसमें सीमित जल रहा है, बरसात भी कम होती है और जल के स्रोत भी कम है। आज के दिन की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। 10.5% क्षेत्र हमारे पास है पूरे देश का, लेकिन जल संसाधनों की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 1% से भी कम जल संसाधन है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एरिया के बराबर जल होता तो पूरे देश के जल संसाधन का हमारे पास 10.5% होना चाहिए था, लेकिन 1% ही है। इसका मतलब हमारे पास बहुत कम है, सीमित है जल। और सीमित जल के साथ साथ दो जल के एक तरह से स्रोत होते हैं, एक अपना ग्राउंड वाटर जिसको भूजल बोलते हैं, दूसरा सतह जल, सतह पर बरसात और सतह पर इकट्ठा पानी वो। तो दोनों ही मामले में हमारे पास पानी की कमी है और भूजल तो हम देखते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन इसकी जो दोहन बढ़ने से एकदम से बहुत नीचे जाता जा रहा है और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती जा रही है। और राज्य के अधिकांश ब्लॉक आज के दिन डार्क जोन की श्रेणी में आ गए हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसका वापस रिचार्ज नहीं हो रहा है इस वजह से।
तो हुई आपने आज प्रदेश की जल की स्थिति, तो समझ में तो आई गयो कि जल की स्थिति थोड़ी आछी कोनी है, तो आपने संरक्षण संचयन घणो जरूरी हो गयो है। तो हो गयो कि तरह सही कोनी है, ई खातर संचयन संरक्षण जरूरी है। और कई कई कारण है कि जिसमें आपने सोचना चाहिए कि वास्तव में जल संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिएगा, जीवन के हर पहलू में जल की ज़रूरत है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, चाहे अपनी प्रकृति हो, चाहे अपनी फसलें हो, पेड़ पौधे हो, सब जगह जल की ज़रूरत है। इसलिए जितना प्रकृति ने हमें जल दिया है या प्रकृति जो दे रही है, उसका हर आयाम है, उसको अपने को देखते हुए उसका संरक्षण और संचयन दोनों ही ज़रूरत है। तो अपने पास सदियों से, जैसे भूजल की अगर बात करें तो ये सदियों से पानी धीरे धीरे ऊपर से बरसात ने नीचे जाके नीचे की तह में इकट्ठा हुआ है। वो कोई असीम जल नहीं है, असीमित नहीं है, सीमित है। तो उसका हमें इतना ही उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको काम में ले सकें। आज हमें पूरा ख़त्म नहीं करना है। और जो सतह पर जल है, बरसात के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, या अपने बांध या छोटे छोटे नाडे हैं, इनके माध्यम से जितना संचित जल है उसका हम दक्षतम उपयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं हम इसको यूँ कहें कि जल प्रबंधन आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अपना सतही जल हो, भूजल हो, या सिंचाई के लिए जल जो काम में लेते हैं, उसका उचित प्रबंधन होगा तो हम आज के दिन एक एक बूंद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको सहेज के रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी जल के मामले में यूँ कहेंगे कि अच्छा रहे। तो वो तो संरक्षण और संचयन की बात तो होगी, लेकिन डॉक्टर साहब जो बीच में बताया आपने कि प्रबंधन भी घणो जरूरी है। कहते जल तो बचा रिया हो, लेकिन जो जल पानी काम में ले रिया हो, बिको प्रबंधन, बिको मैनेजमेंट की तरीका से कर रिया हो, वो ज़्यादा जरूरी है। तो प्रबंधन का कई कई तरीका हो सका। देखिएगा, मैं ज़्यादा बात करूंगा आज कृषि क्षेत्र में जल की, और 80 से 85% जो जल आज काम में लिया जा रहा है राजस्थान में, वो कृषि क्षेत्र में काम आता है। बचा हुआ करीब 15 से 20% है, वो पीने का पानी है, इंडस्ट्री में है, या कंस्ट्रक्शन में है, या पशुओं के लिए है, रिक्रिएशन के लिए है, इसमें जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो जल जितना उपयोग में लिया जा रहा है उसका बहुत बड़ा पार्ट हो कृषि क्षेत्र में। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसका प्रबंधन कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छे से किया जाए। 2 तरीके। पहली बात, उसका जैसे अभी आप बात कर रहे थे संचयन की, उसको जैसे बरसात का पानी आ रहा है, जितनी बरसात है उसका हम बात करते हैं खेत का पानी खेत में, खूड का पानी खूद में, तो इन सीटू इसको बोलते हैं। जहाँ बरसात आ रही है वहीं उसका हम संचयन करें। वो चाहे भले ही अपन अभी ग्रीष्मकालीन जुताई होती है उसके माध्यम से खेत को खोल के रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने खेत की नीचे की तहों में ही जाए और आगे आने वाले टाइम में काम आए। चाहे हम हमारे खेत में छोटे छोटे फार्म पॉन्ड बना के या जल संग्रहण के ढांचे तैयार करके उसमें उस पानी का इकट्ठा कर लें, या फिर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो इस तरह की व्यवस्था करें कि बह के नहीं जाए, वो अपने नीचे की सतह में जाके भूजल को रिचार्ज करे। ये 3 तरीके तो इस तरह के हैं कि भूजल जो जितना भी जल आ रहा है बरसात से, उसका हम एक तरह से संचयन चाहे ऊपर करें चाहे नीचे ले जाके अपने भूजल में करें। ये आने वाली पीढ़ियों और आज के लिए भी ज़रूरी है। दूसरी बात आती है उसका उपयोग जब करते हैं तो हमें अलग अलग तकनीक आज हमारे को काम में लेनी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक रूप से हम जो सिंचाई करते थे वो क्यारियों से या खुले में पानी छोड़ के किया करते थे, और चूँकि इस तरह की विधाएं या इस तरह की तकनीक भी नहीं थी जिससे कि पहले लोग दूसरे तरीके से या जल का एकदम समुचित उपयोग कर सके, कुशलतम उपयोग कर सके। लेकिन आज के दिन बहुत सारी ऐसी तकनीक आ गई हैं जिससे सिंचाई जल है उसमें जितनी ज़रूरत है पानी की फसल को, क्योंकि अगर जल मांग की बात करें फसलों में या पौधों में, तो हर फसल हर पौधे की हर अवस्था में और हर सीजन में एक निश्चित मांग होती है। हर फसलों की ये मांग निकाली हुई है कि किस फसल को कौन सी अवस्था में कितना पानी चाहिए। अब हम अगर पुराने तरीके से तौर तरीक़ों से पानी देंगे, क्यारियाँ भर दी, बड़े बड़ी क्यारियों में पानी छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारा पानी नीचे चला जाएगा, बहुत सारा पानी है वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, और कुछ ज़्यादा पानी है
वो हमारी फसलों के जो पोषक तत्व हैं उनको भी बहा ले जाएगा, उनका भी नुकसान होगा। और एक और बड़ी बात है जो फिजियोलॉजिकल है कि फसल की जड़ में ज़्यादा पानी रहा, हम ये कह सकते हैं फसल एक मछली नहीं है, फसल है या पौधा है, उसको एक निश्चित मात्रा में पानी चाहिए उसके प्रभावी जड़ क्षेत्र में, उसके साथ साथ हवा भी चाहिए उसमें श्वसन के लिए। तो ज़्यादा पानी रहेगा तो नुकसान होगा। इसलिए नई विधाओं के माध्यम से उसकी जल मांग जितनी फसल की है उस अवस्था में, वो हम नई विधा के माध्यम से प्रभावी रूप से हम उस फसल को दे सकते हैं। ये जल प्रबंधन का मुख्य बिंदु है। तो नई तकनीका नया जो तकनीक आ रही है बना अपन इस्तेमाल करना चाहे जे वह तकनीका कसी हो सके, वह सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ कसी हो सके, वह भी आप जाना। तो माने जो नई तकनीका की बात आप बता रही हो बे माँ का किसान भाई ने खुल बताओ कि कसी तकनीका कसी सिंचाई पद्धतियाँ हो सके जहाँ का माध्यम से वह प्रबंधन कर सके और संरक्षण और ज़्यादा बढ़ावा दे सके। देखिएगा, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं, उसमें एक तरह से मैं हमारे किसान साथियों को इस बात का खुशी से भी शेयर करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश ये तकनीक अडॉप्ट करने में अग्रणी राज्य है और हमारे काश्तकार बहुत आगे आके इस तकनीक को अपनाते हैं। मुख्य रूप से जो तकनीक काम में आ रही हैं सूक्ष्म सिंचाई में वो है फवारा, मिनी फवारा या मिनी स्प्रिंकलर बोलते हैं, और ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। ये तकनीक ऐसी हैं जिनको हम सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लेते हैं। अब ये तकनीक हमारे किसान साथियों को ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सी तकनीक कहाँ और किस फसल के लिए बहुत अच्छे से काम में आ सकती है। तो हमारा जैसे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है वो काफ़ी रेतीला सा क्षेत्र है, उसका जो भूतल है वो भी उबड़ खाबड़ है और ज़्यादातर फसलें लेते हैं वो पारंपरिक फसलें लेते हैं, जैसे बाजरा है, गुआर है, मूंग है, मोठ है या फिर चना है या गेहूं, सरसों, इस तरह की फसलें। तो इस तरह की साधारण सब फसलें, पारंपरिक फसलें ली हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर हम सीधे से फुहारा सिंचाई तकनीक है वो काम में ले सकते हैं। लेकिन उसके जो आगे बढ़ते हैं, अगर हमें श्रम भी कम करना है और हर फसल के हर पौधे में अच्छी तरह से पानी का वितरण हो, पहुँचे वहाँ तक, तो उसके लिए उसकी अगली स्टेज या अगली एडवांस स्टेज है वो है मिनी स्प्रिंकलर, जिसमें हमें लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और हर पौधे को पानी भी बराबर मात्रा में मिलेगा। और उसके बाद में अगली स्टेज आती है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई। अगर हमने सब्जियां ली हैं या फलोद्यान, फल बगीचे लिए हैं या कैश क्रॉप्स जिनका हमें अच्छी इनकम होती है, इस तरह की अगर फसलें अपन लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे काश्तकारों को ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई पे जाना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें जितना पानी हमने काम में लिया, जैसे क्यारियों से हमने काम में ले रहे हैं सिंचाई जल, तो वहाँ मैं कहूँगा कि 100 लीटर पानी अपने खेत में डाला है तो मुश्किल से 25 से 30 लीटर पानी काम आएगा। फुहारे से अगर अपन काम ले रहे हैं, फुहारा चलाया तो 100 लीटर पानी अपने खेत में डाला है तो उसका करीब 70 लीटर है वो काम आ जाएगा, 70 से 75 लीटर, 25 से 30 लीटर है वो उड़ जाएगा या उसका नुकसान होगा। लेकिन ड्रिप सिंचाई पद्धति अगर हमारे किसान साथी काम में लेते हैं तो 90 से 95% उसकी दक्षता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वोत्तम तकनीक है सूक्ष्म सिंचाई की जो हमें उपयोग में लेनी है। आज के दिन हम सब्जियां, फलोद्यान या फूलों में काम में ले सकते हैं या कैश क्रॉप्स में ले सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हर फसल ड्रिप में ली जा सकेगी। इसलिए आज ही से माइंड सेट होना चाहिए। इवन जैसे अपन धान की फसल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि फव्वारे या ड्रिप से उसका काम ही नहीं चलेगा, लेकिन अब इस तकनीक के माध्यम से हम धान भी ड्रिप के ऊपर ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, मूंगफली भी ले सकते हैं। जितनी फसलें हैं सारी की सारी फसलें, फील्ड क्रॉप्स हैं, वो भी ड्रिप के ऊपर ले सकते हैं। तो ये तकनीक है, इनका समावेश अब आज के दिन होना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है, और राज्य सरकार की भी जो विज़न है, राज्य सरकार की दृष्टि है, वो ये कहती है कि आने वाले कुछ समय में राज्य का कोई भी खेत ऐसा नहीं रहे जिसमें
क्यारियों से या सतही सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा रही है। टोटल 100% सेचुरेशन आना चाहिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए। इस चीज़ के ऊपर राज्य सरकार भी जोर दे रही है, और राज्य सरकार के जोर देने से अकेले साथ में हमारे जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है या सबसे बड़े सहभागी वो किसान हैं, उनका मानस अगर इस चीज़ में रहेगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का जो विज़न है वो बहुत जल्दी पूरा होने की संभावना रहेगी। और किसान भाइयों को साथ तो ज़्यादा में ज़्यादा देखवा न मिला भी है। जब खेता का नहीं जावार देखा तो आज अधिकतर किसान आपका खेता में ड्रिप का रूप में एक पाइपलाइन से डालिया रखा है, बूंद बूंद सिंचाई करवा के में जावा है। तो और कह रहा डॉक्टर साहब का और दूसरी पद्धतियाँ से 70% ही आपको ज़मीन में फसला तक पुगल हो भी कि जो जड़ है बटा तक पुगल हो, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई से 90% जल ठेठ आपका जटा आपने पुगाबो चाहो हो, बाकी जड़ा में बटा पुगल हो। एक ही साथ ही एक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में एक स्प्रे वाली पद्धति भी कहीं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में ही आवे। इसमें अभी जो किसान मोटे रूप से काम में लेते हैं वो फवारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये 3 मैंने बताई। इसके अलावा माइक्रो स्प्रिंकलर्स होते हैं जो पत्तेदार छोटी छोटी सब्जियां होती हैं उनके लिए वो होती है, और एक बहुत बड़ा फवारा होता है जिसको रेनगन भी बोलते हैं। तो बड़ी वॉल्यूम का फवारा होता है रेनगन, तो वो भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में आता है, वो भी काम में लिया जा सकता है। बाकी ग्रीन हाउसेज वगैरह में एक आर्द्रता का लेवल, ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन करने के लिए फोगर्स भी काम में लेते हैं, जेट्स भी काम में लेते हैं। तो ये सूक्ष्म सिंचाई के छोटे छोटे और अलग पार्ट हैं जो फसल विशेष के लिए काम में लिए जाते हैं। और अगर आप बात करें इंडस्ट्रीज़ की, उद्योगों की, तो बटा जल संरक्षण की तरीका से करो जा सके है या कतरोक जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में एक बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि छत है बहुत बड़ी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जल इकट्ठा होता है। तो जितनी इंडस्ट्रीज है, पहली बात तो जिस इंडस्ट्री में जल का उपयोग होता है तो वहाँ इस तरह की तकनीक काम में लें कि कम से कम जल का उपयोग काम में लिया या एफिशिएंट रूप से, दक्षतम रूप से काम में लिया जाए। दूसरी बात, जितनी भी इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूट से अपन बात करें वो हैं, उनकी छतों पे जितना पानी है उसको हम टैंक इस तरह का बनाएं इंडस्ट्री के एरिया में ही, और टैंक नहीं हो तो लंबी जो गहराई तक पानी है वो नीचे जाके अपने उसको ग्राउंड वाटर को या भूजल को वापस रिचार्ज कर सके। इस तरह की व्यवस्थाएं, भूजल रिचार्ज की व्यवस्थाएं हर इंडस्ट्री में बढ़नी चाहिए। अगर वो स्टोरेज करके काम में लेना चाहते हैं तो स्टोरेज करके उसको रिसाइकल करें, नहीं तो भूजल को रिचार्ज करने के स्ट्रक्चर्स अपने क्षेत्र में लगाएं। और आम जन भागीदारी कत्तीक देखने मिल रही है कि जल संचय ना पाओ तो जान लिया कि जरूरी तो घणो है आपने खातर, क्योंकि आपनो भविष्य की जो निधि है वो बोई है, जल ही है। पानी होसी तो आपनो भविष्य होसी, आपा जीवित रेशा तो आगे को आपनो जीवन चालसी। तो संरक्षण संचयन तो घणो जरूरी है, लेकिन जब बात करा कि इसका जो प्रयास है वह कतरा का आगे बढ़ रही है। देखो, प्रयास 2 तरफ से है। एक तो जो इसको उपयोग में लेते हैं हमारे सबसे बड़े हितग्राही जो काश्तकार हैं, किसान हैं वो, और दूसरा राज्य सरकार। तो किसान तो निश्चित रूप से इस तकनीक को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसमें उन किसानों को एक अच्छा सा सहयोग देने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आज के दिन जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसमें राज्य के किसान अगर फवारा, ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर लेना चाहते हैं तो उनके लिए अनुदान का प्रावधान भी है। 70 से 75% इकाई लागत का अनुदान राज्य के किसानों को दिया जाता है। इसके लिए अब कोई बहुत ज़्यादा उनको कहीं भी किसी दफ्तर में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से ऑनलाइन खुद के पास कंप्यूटर या अपना मोबाइल है, मोबाइल ऐप के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल है, उस पर सूक्ष्म सिंचाई और कृषि और उद्यान विभाग की सारी दूसरी योजनाएं भी उसके ऊपर ऑनलाइन ही हैं। उसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर खुद के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो हर गांव में ई मित्र की सुविधा है, तो ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फवारा के मामले में काश्तकार के खाते में सीधी अनुदान आ जाता है, और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर में अगर काश्तकार खुद लेना चाहे तो खुद के खाते में आ जाता है, या फिर सप्लायर के, ये दोनों प्रावधान उसमें हैं।
लेकिन इसमें मैं ज़रूर हमारे काश्तकार साथियों को कहना चाहता हूँ कि जो अब नई ड्रिप या स्प्रिंकलर पद्धति लगाना चाहते हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि पहली बात तो जिससे परचेज करें BIS मार्का के संयंत्र परचेज करने होते हैं इसमें, और विभाग द्वारा पंजीकृत फर्में हैं उनसे ही लेवें। दूसरी बात, उनसे जब परचेज करें तो मोल भाव भी अच्छे से करें और ये भी पूछें कि विक्रय पश्चात सेवाएं कैसे देंगे। आज के 2 साल बाद में 3 साल बाद में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उनका सहयोग क्या रहेगा कंपनियों का, ये भी उनसे पूछ के जो आपको लगे कि सबसे बढ़िया सप्लाई कर सकता है, ये जागरूकता हर काश्तकार में होनी चाहिए। तो चयन, कंपनी का चयन है वो किसान को ही करना है तो वो कायदे से करे। और जो आप जागरूकता की बात करें तो जागरूकता तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि करबो तो हर कोई चाह रही है, लेकिन जागरूकता के कारण थोड़ा वो पाछे रह जावे है, कभी ना पतो को नहीं पड़ा कि कई प्रयास मारी खातर कराया जा रहा है और बाकी साथ में कई तरीका से आगे चल सकूँ। तो जागरूकता की खातर लोगों ने जागरूक करवाए खातर कई प्रयास कराया जा रहा है। जागरूकता के लिए देखिएगा अलग अलग तरीके हैं। मीडिया है पहली बात तो, जिसमें प्रिंट मीडिया और हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ये भी एक मीडिया का तरीका है। दूसरा, समय समय पर अलग अलग स्तर पे, हर गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज इस तरह के काम विभाग द्वारा किए जाते हैं। और कई बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अभियान भी चलाए जाते हैं जल बचत के लिए या जल के प्रबंधन के लिए या जल के समुचित उपयोग के लिए। वो कृषि और उद्यान विभाग ही नहीं, उसमें भूजल विभाग भी है, उसमें सिंचाई विभाग भी है, उसमें जल संसाधन विभाग भी है। तो इन सब के समन्वित प्रयास से सब लोगों में जन सहभागिता की भी ज़रूरत है और जन जागरूकता की भी ज़रूरत है, जो राज्य सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में समय समय पर किया जाता है। लगातार जागरूकता का प्रयास भी कराया जावे है कि किसान भाई तक हर जानकारी पुगाई जावे कि कई चीज़ बा का हित में है, बा जानकारी बा तक जरूर पुगे जिस वह समय के साथ तकनीक के साथ आगे बढ़े। और एक ही साथ जो सूक्ष्म सिंचाई की बात आप कर रहे हैं, जो नई तकनीक की बात आप कर रहे हैं, भी का भविष्य का कई आयाम है, कई आयाम और आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, अभी ये तकनीक से आगे की तकनीक हैं जिनके बारे में भी अभी से हमारे काश्तकार साथी जुड़ेंगे या सोचेंगे तो और ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सकता है। जैसे सूक्ष्म सिंचाई के साथ साथ में, सिंचाई के साथ में पोषक तत्व हम सीधे पौधों को दे सकते हैं और उस तकनीक को बोलते हैं फर्टिगेशन तकनीक। तो फर्टिगेशन तकनीक जिस किसान ने अगर ड्रिप सिंचाई पद्धति काम में ली है तो उसको फर्टिगेशन भी करना चाहिए जिससे कि अच्छी गुणवत्ता का और अच्छा उत्पादन उनको मिल सके। इसी तरह से एक ऑटोमेशन या स्वचालन पद्धति होती है जिसमें अगर ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर या सूक्ष्म सिंचाई का कोई भी संयंत्र है उसमें स्वचालन या ऑटोमेशन की तकनीक काम में ली है तो उसको किसान को खुद को खेत में रहने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी देख सकते हैं और जब भी उनके पास सिंचाई देनी है तो अपने आप स्वतः ही फसल को कितनी पानी की ज़रूरत है उतने हिसाब से सिंचाई चल जाती है। और वो अपने खेत से बाहर भी हैं या अपने शहर से भी बाहर है तो उसकी मॉनिटरिंग करी जा सकती है। तो ये ऑटोमेशन की तकनीक है और राज्य सरकार का जो प्रोग्राम है सूक्ष्म सिंचाई का उसमें ये तकनीक भी है। तो ये भी काम में लेनी चाहिए किसानों को और उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा अभी आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसके माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं और बहुत सारे किसानों का जुड़ाव इसमें होने वाला है। एक पायलट बेसिस पे उद्यान विभाग भी प्रोग्राम चालू करेगा जल प्रबंधन का, जिसमें कुछ किसानों को पायलट बेसिस पे जोड़ के और ये उनको समय समय पर ये सूचना मोबाइल के माध्यम से देंगे कि आज किस तरह का मौसम है, कितनी आज सिंचाई ड्रिप के माध्यम से करनी है, अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है तो कितनी देर तक करनी है, किस फसल में किस अवस्था में कितनी करनी है। तो रेगुलर वो उनको इस बात का ज्ञान हर दिन मिलेगा, वीकली भी, साप्ताहिक रूप से भी और पाक्षिक रूप से भी मिलेगा। तो इस तरह का आने वाले टाइम में विभाग इस चीज़ की तैयारियां भी कर रहा है कि किसानों को जल के महत्व को देखते हुए और ख़ास करके राजस्थान सीमित जल वाला प्रदेश है, वहाँ जल की सीमित उपलब्धता के मद्देनज़र और हर बूंद का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की दृष्टि से
किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा सूचना ये पहुंचाई जाए कि इस फसल में कितना पानी लें और साथ साथ में पोषक तत्वों का प्रबंधन भी जल प्रबंधन के साथ में कैसा किया जाए। ये आने वाले समय में और अगले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा इसमें काम होना है। इसलिए हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे काश्तकार साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये नवीन तकनीक है, जितना नवीन तकनीक से अपन जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में होने वाला है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उत्पादन लागत है और ख़ास करके श्रम की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, उसमें कमी आएगी। तो ये तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा अपनानी ज़रूरी है। लगातार सरकार, लगातार विभाग का प्रयास जारी है कि नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ा। बस ज़रूरत है तो किसान भाइयों के जागरूक हो बाकी कि जानकारियाँ वहाँ तक पूगे और वे जानकारियाँ के साथ आगे बढ़े। इसके साथ जो आप बात कर रहे हो कि राजस्थान सीमित क्षेत्र है जल स्रोतों का मामला में, तो बटे परंपरागत जल स्रोत जो है वहाँ का रख रखाव की कतरी ज़रूरत है, वहाँ का संरक्षण की कतरी ज़रूरत है? अपन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपन आज भी सुनते हैं कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पर डैम हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर पानी नहीं है। बहुत सारी बावड़ियाँ होती थी, उसमें आज जल संरक्षण नहीं है। बड़े बड़े तालाब, खास करके कुएं तो बहुत कम होते थे, कुएं ट्यूबवेल तो थे भी नहीं, लेकिन हर गांव में एक तालाब की व्यवस्था होती थी, एक या उससे ज़्यादा हो सकते थे। तो गाँव के नाम भी तालाबों के नाम के हिसाब से भी रखे जाते थे। लेकिन समय की जब कालांतर में हमने उस चीज़ को थोड़ा सा भूल गए और हमने सोचा कि असीमित जल है भूजल, उसको निकालें, ज़रूरत ही नहीं ऊपर इकट्ठा करने की। वो थोड़ी सी सोच बीच में कहीं न कहीं डेवलप हुई, तो वो गलत हुई। पारंपरिक जो जल स्रोत जितने भी हैं उनको उसी तरह से सहेजना है। आज एक सही टाइम है, जैसे मान लो आने वाले 15-20 दिन बाद में जुलाई में बरसात चालू हो जाती है। जुलाई से पहले जितने भी पारंपरिक स्रोत हैं जो आज कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से हर बार बरसात से पहले डीसिल्टिंग यानी कि उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। उनका जो आवक का क्षेत्र है जहां अवरुद्ध है वो अवरोध हटाए जा सकते हैं। और ख़ास करके जब भी जल स्रोत में जल आता है तो उसके साथ मिट्टी नहीं आए, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो पानी सीधे ही आते ही पहले एक छोटे टैंक में गिरे, उसके बाद में बड़े टैंक में जाए, तो मिट्टी है वो उधर रह जाती है। तो बार बार हर साल अपने को उनको डीसिल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उसमें मिट्टी भरने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, हमने पारंपरिक और सदियों से जो जल सहेजने का, जल को इकट्ठा करने के जितने भी ढांचे या स्ट्रक्चर तैयार किए थे, उनको आज पुनः उस पर सोच विचार करके हमारे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, उनको पुनर्निर्मित करना चाहिए। कहीं किसी के पुनरुद्धार की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए, और उनको पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में जल का समुचित उपयोग अपन कर सकें। तो कुल मिलाकर बात है कि पानी अपने जीवन में घणो जरूरी है, अपन संरक्षण जरूर करना है। कोरो पानी बहानो को नहीं है, भी को ध्यान रखना है, संरक्षण करना है। क्योंकि किया करे है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो कोई का भी जीवन में आगे कोई जीवन सफल को नहीं हो सके जब का जीवन में जल को अमूल्य धरोहर ने वो संरक्षित को नहीं करे। तो आज का चौपाल में चर्चा अपनी घनी अच्छी रही। डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारे, वहाँ के दर्शकों ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, के लिए आपको आभार। फिर मिलाना एक नई चर्चा के साथ, एक नई चौपाल में नया विषय के साथ। आभार दो इजाजत, तो राम राम सा। राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।